हेलो स्टूडेंट्स। तो बात चल रही थी यूनिट सॉल्यूशन की। दो क्वेश्चन हो गए थे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन की डेफिनेशन और उसके टाइप से था। दूसरा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और उस पर क्या है छोटे छोटे दो चार न्यूमेरिकल से उसके बारे में बात हो गई थी। मतलब कहने का है सॉल्यूशन और उसके टाइप्स और उसकी कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। State Henry's law and express it in a mathematical form। तो आज हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ के बारे में। शॉर्ट टॉपिक है। तो ये जो है हेनरीज लॉ, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपको 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस बताए थे उसमें से ये गैस लिक्विड टाइप्स के लिए है। गैस लिक्विड टाइप के लिए क्या है, हेनरी ने एक लॉज दिया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड है। गैस लिक्विड मतलब जिसमें सोलवेंट तो लिक्विड हो और सोल्यूट गैस हो, उसके लिए है। मतलब लिक्विड में गैस, जब लिक्विड में गैस का होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो उसके लिए क्या है, हेनरीज ने एक लॉ दिया था। लॉ क्या था, सिंपल लॉ है। हेनरीज ने ये कहा कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वेपर फेस में, किसी भी गैस का वेपर फेस में पार्शियल प्रेशर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूशन में। नहीं, यही बात समझ में। मान लीजिए ये क्या है, हमारा एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें क्या है, लिक्विड है। इसमें आपने क्या है, कोई गैस मिलाई। तो इसमें जो इसके वेपर का प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, इसमें सोलवेंट का भी वेपर प्रेशर होगा और इसका सोल्यूट का भी। तो इस सोल्यूट का, इस गैस का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। और हेनरीज ने इसको मैथमेटिकल फॉर्म दिया P प्रोपोर्शनल टू एक्स। भी पार्शियल वेपर प्रेशर किसके हो गया, मोल फ्रैक्शन के, और जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हम ये हो जाएगा KH(x), ठीक है। तो हेनरीज का लॉ ये स्टेट करता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन। P प्रोपोर्शनल टू x एंड P इज इक्वल टू KH(x). KH क्या कहलाता है, हमारा हेनरीज कांस्टेंट कहलाता है। बस ये है। तो हेनरीज के लॉ के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। Henry's law states that the partial pressure of a gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution and is expressed to P is equal to KH(x), where KH is the Henry's law and X is the mole fraction of that gas in the solution। ये तो हो गया हेनरीज लॉ, लेकिन इससे रिलेटेड दो चीज़ें बातें आपको और ध्यान रखनी है। एक तो इस लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस का मतलब ये है कि किन परिस्थितियों में ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ये हेनरीज लॉ क्या है, एप्लीकेबल होगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो लिमिटेशंस में क्या है, आपको लिमिटेशंस में सबसे पहली बात तो ये है कि जो गैस और लिक्विड आपस में मिल रहे हैं वो क्या है, केमिकल रिएक्शन नहीं करने चाहिए आपस में, केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए उनका आपस में, ठीक है। ये पहली लिमिटेशन है। दूसरी क्या है कि प्रेशर ना तो बहुत ज़्यादा हाई हो, प्रेशर जो है नॉट वेरी हाई, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर लो मतलब ज़्यादा क्या, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, तब भी क्या है डिजोल्व नहीं होगी गैस, और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी ये रूल क्या है पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हेनरीज का लॉ ये हो गया, फर्स्ट कंडीशन ये होगी जिस कंडीशन में ये सही से काम करेगा रूल, मतलब लिमिटेशंस इसकी ये होंगी। एक तो आपस में दोनों को केमिकल रिएक्शन नहीं देनी चाहिए, मतलब केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर क्या है ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, और जो गैस है वो एसोसिएट या डिसोसिएट ना हो,
एसोसिएट और डिसोसिएशन का मतलब क्या है? एसोसिएशन और डिसोसिएशन का मतलब यहाँ ये है कि मॉलिक्यूल्स उसके आपस में कंबाइन नहीं करने चाहिए या टूटने नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी लिमिटेशंस होगी हेनरीज के लॉ की। फर्स्ट क्या है, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट हाई, प्रेशर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए एंड टेम्परेचर इज नॉट लो। सेकेंड है, द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। और एक लिमिटेशन है, द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, गैस को ना तो एसोसिएट होना चाहिए और ना डिसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है। अब इस लॉ की क्या है, एप्लीकेशंस पूछ लेता है। एप्लीकेशंस का मतलब ये होता है कि हमारी डेली लाइफ में इसको कहाँ कहाँ हम जनरल यूज़ इसके देखते हैं। तो जनरल यूज़ सबसे पहला तो ये है, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स, स्कूबा डाइवर जानते हो क्या होते हैं? स्कूबा डाइवर्स होते हैं गोताखोर, जो समुद्र वगैरह में बहुत गहराई तक क्या है जाते हैं, उनको बोलते हैं स्कूबा डाइवर्स। तो आपने देखा हो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए क्या है, वो एक सिलेंडर रखते हैं अपने बैग पर। तो होता क्या है कि जब वो बहुत नीचे चले जाते हैं तो हाई प्रेशर की वजह से क्या है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। और उस कंसंट्रेशन के बढ़ने से हमारी क्या है, वीन्स में, नसों नाड़ियों में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी, जब अचानक ऊपर आएंगे तो प्रेशर कम होगा, और जब प्रेशर कम होगा तो उससे क्या है, बहुत ज़्यादा, जब अचानक प्रेशर कम होने पर जो डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, उनको बहुत असहनीय पीड़ा होती है नसों नाड़ियों में, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए क्या है, जो एयर के सिलेंडर होते हैं उसमें हीलियम गैस को मिक्स कर देते हैं। तो हीलियम गैस को मिक्स करने से, हीलियम गैस के क्या है, सॉल्यूशन बनाने से उसमें क्या है, ये प्रॉब्लम नहीं आती स्कूबा डाइवर्स की, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हेनरीज का लॉ एप्लीकेबल है व्हेन स्कूबा डाइवर्स टू गो इन डीप सी देन हीलियम गैस इज मिक्स्ड इन देयर एयर बैग, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड ये है, सेकंड तो आप जानते हो जनरल डेली लाइफ में जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, इसमें आपने देखा होगा, इनमें थोड़ा प्रेशर के अंदर जो हमारा सील कैप होता है, इसमें हाई प्रेशर मेंटेन रहता है। उससे क्या होता है कि जो गैस होती है वो उसमें डिजोल्व रहती है लिक्विड में, तभी तो जब कैप खोलते हैं तो उसमें क्या है, पॉप की आवाज़ आती है। तो वो किस वजह से, वो भी हमारा क्या है, गैस डिजोल्व हो रही है किसमें, सॉल्यूशन में, प्रेशर के अंडर में, ठीक। तीसरा एप्लीकेशन हम कह सकते हैं, जब हम ऊपर पहाड़ों पर चढ़ते हैं, हाई माउंटेनिंग करते हैं, तो वहाँ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिससे क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो पाती, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक जब प्रेशर कम हो गया तो डिजोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम इज लो, मतलब हमारी ब्लड स्ट्रीम में क्या है, ऑक्सीजन का डिजोल्यूशन कम हो जाता है, और उससे क्या है, हमको बहुत अनईजी फील महसूस करते हैं, ठीक है। और इससे क्या है, एक जो है, एक तरीके से इसको आप रोग भी बोल सकते हैं, एनोक्सिया एक रोग होता है। इसमें क्या होता है, सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 3 पार्ट्स हो गए। हेनरीज लॉ क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो नोट्स हमारे क्या है इसके, ये हो जाएंगे। हेनरीज लॉ की डेफिनेशन हो गई, लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस जो आपको बताएं, ठीक। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है अभी क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन वेपर प्रेशर। On what factors does the vapor pressure of a liquid depend? And why does the vapor pressure of a liquid get lowered when a non-volatile solute is dissolved in it? जी, इस क्वेश्चन में हमारी 3 चीज़ें आ गई। डिफाइन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है, इसको डिफाइन करना है। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है। और लास्ट पोर्शन है इस क्वेश्चन का, व्हाई डज द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड गेट लोअर्ड व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट। जब किसी लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट
डिसॉल्व किया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है। ठीक, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको कुछ बातें क्या हैं समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले पूछा है व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। देखिए कोई नया वर्ड नहीं है, 9th से हम सुन के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आपके क्या है ये टॉपिक्स आगे समझ में आएगा। पहली बात तो आपको यहाँ ये बता दें कि ये जो टॉपिक है रिलेटेड है हमारा, इसमें सॉल्वेंट लिक्विड है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर जो है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई कंटेनर है, कोई वेसल है, इसमें हमने क्या है कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट भरा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वाटर है, ठीक है। और सिस्टम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए क्या है हमारा क्लोज सिस्टम। तो होता क्या है कि जिन मॉलिक्यूल्स की, इसमें क्या है वाटर के मॉलिक्यूल्स लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है इतनी ज़्यादा हो जाती है, मूवमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो क्या है इनके कोहेसिव फोर्स से यहाँ मेंटेन नहीं रह पाते, तो किस में बदल जाते हैं, वेपर में बदल जाते हैं। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, वेपर फेस, मान लीजिए यहाँ वेपर्स हैं और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। किसी भी सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में जो लिक्विड होता है उसके लिक्विड मॉलिक्यूल्स सरफेस के और वेपर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। और दूसरी बात, ये जो वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं इनका कुछ प्रेशर होता है, इनका अपना कुछ प्रेशर होता है, इसी को वेपर प्रेशर हम बोलते हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर को इस तरीके से आपको समझना है कि इक्विलिब्रियम में जो किसी भी लिक्विड के खुद की लिक्विड की जो वेपर्स होती हैं उनके द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड में बी डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबाउट द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी लिक्विड की सरफेस पर उसके मॉलिक्यूल्स, उसके वेपर मॉलिक्यूल्स द्वारा डाला गया प्रेशर क्या है इक्विलिब्रियम में, वो उसका वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कॉमन सेंस की बात है, मेनली क्या है टू थिंग्स पर क्या है इसके फैक्टर्स हैं, मतलब दो फैक्टर्स हैं जिन पर क्या है ये निर्भर करता है। पहला क्या है, पहला है नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड, यहाँ नेचर ऑफ द लिक्विड का क्या मतलब है, वेपर प्रेशर तो आप ये समझ लो कि इसकी वेपर्स द्वारा जो प्रेशर इस पर डलेगा वो है। अब हमें ये समझना है कि ये जो वेपर प्रेशर है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन चीज़ों से ये बढ़ता है और किन फैक्टर से ये घटता है। तो सबसे पहला नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड में आपको बस एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स इंटरमोलिकुलर फोर्स, लिक्विड है इसके मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स। तो जाहिर सी बात है अगर ये फोर्स जितना कम होगा, भी कॉमन सेंस की बात यह है, मान लीजिए वेसल है, इसमें क्या भरा हुआ है हमारा लिक्विड, अब इनके बीच जितना फोर्स कम होगा उतनी आसानी से किस में बदलेंगे, वेपर में बदलेंगे, और जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स उतनी ही क्या है ये कठिनाई से वेपर में बदलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में फोर्स कम है, वो एक दूसरे को क्या है अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वेपर ज़्यादा बनेंगे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल मतलब जिसमें क्षमता हो वेपर में कन्वर्ट होने की, ठीक है। तो नेचर ऑफ द लिक्विड का मतलब यह है कि जिन लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स जितना कम होगा उसका वेपर
प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा वोलेटाइल होगा, उसकी वेपर उतनी ही ज़्यादा बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो, मान लीजिए इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, ये 2 कंटेनर है, ठीक है, एक में पानी भरा है और एक में आप ऐसा समझ लो कि पेट्रोल भरा है। तो पेट्रोल के जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है वो बहुत कम होता है, तभी तो हम क्या है उसको अगर खुले में छोड़ दो तुरंत क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाएगा, वेपर बन जाएंगी उसकी। लिक्विड क्या है, थोड़ा कम वेपर बनेंगी उसकी, क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो एक दूसरे को ज़्यादा मजबूती से पकड़े हुए हैं। लेकिन पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स क्या है, वो एक दूसरे को ज़्यादा मजबूती से नहीं पकड़े हुए। तो ये क्या है, ज़्यादा वोलेटाइल है क्योंकि इसकी वेपर ज़्यादा बन रही है, और ये क्या है, कम वोलेटाइल है, इसकी कम वेपर बन रही है। तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा पेट्रोल का, और वाटर का क्या है, कम होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ द लिक्विड का मतलब ये हो गया कि ये डिपेंड करेगा कि लिक्विड की नेचर कैसी है। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर, इसमें तो समझाने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मूवमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लिक्विड की बाउंड्री के अंदर नहीं रह सकते। इसलिए क्या है, सरफेस के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में बदल जाते हैं, और उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो वेपर प्रेशर के 2 फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं, एक तो ये नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड में आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जितना कम फोर्स होगा, जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा, उसकी वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। टेम्परेचर में आपको सीधा ध्यान रखना है, ज़्यादा टेम्परेचर पर वेपर्स ज़्यादा बनेंगी, और जब वेपर्स ज़्यादा बनेंगी तो उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात हमारी इसमें हो जाएगी। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन हो गई है, 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड एंड टेम्परेचर। इसमें यही सेंटेंस लिखे हैं जो आपको बताएं। ठीक है, अब हम लेते हैं लास्ट पोर्शन जो हमारे क्वेश्चन का है, जो इनसे भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट पोर्शन क्या था अभी हमारा? लास्ट पोर्शन ये था, व्हाई डज द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड गेट लोअर्ड व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट। तो पहले तो आप इसका आंसर क्या है उसको समझने से पहले ये समझ लो कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये जो पोर्शन है इसमें ये पूछा गया है, मान लीजिए कोई लिक्विड है, ओके, वोलेटाइल है। अब इसमें क्या है, हमने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला। देखो ये वर्ड बार बार आएगा, इसमें बिल्कुल भी मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है जिसकी वेपर बन जाए, ऐसा लिक्विड, ऐसा सब्सटेंस जिसकी वेपर बन जाए हीट करने पर या थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने पर। और नॉन वोलेटाइल वो होता है जिसकी वेपर्स नहीं बनती। तो एक वोलेटाइल लिक्विड है हमारा, और इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, मतलब सोलवेंट क्या है हमारा, ये सोलवेंट हो गया, और इसमें हमने नॉन वोलेटाइल, मतलब इसकी वेपर नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, जब किसी सॉल्वेंट में, जब किसी लिक्विड में आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सही है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज लेस देन सोलवेंट, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सोलवेंट से कम क्यों होता है। भाई ये सोलवेंट है, आपने इसमें सोल्यूट डाला तो ये टोटल क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है सोलवेंट से, ये हमें समझना है और समझाना भी है। भाई आपको समझना है और समझ में आ जाएगा तो आपको क्या है, ये इसका आंसर भी देना। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन ये है कि आप इसको ऐसा समझ लो, जैसे मान लीजिए ये है वाटर है, ठीक है, इसका अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा, लेकिन जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, मान लीजिए आपने साल्ट डाला, तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम हो जाएगा। ये है क्वेश्चन बस। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है, पहले तो आप समझ लो फिर इसको कैसे लिखना है उसको देख लो। मान लीजिए ये वाटर है या कोई सोलवेंट है, ठीक है, तो इसके जो हैं, आप इसको बल्कि ऐसे समझो आप इसको, तो कोई भी लिक्विड है, सोलवेंट है, वो किससे मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूल से। तो वेपर में जो चेंज होते हैं वो कौन चेंज होते हैं, वेपर में चेंज होते हैं जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे पहले तो वही होंगे।
भाई वेपोराइजेशन की फिनोमिनन में क्या होता है, इनमें मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू क्या है लगातार घूमते रहते हैं, जिनकी एनर्जी हद थोड़ी इतनी ज़्यादा हो जाती है कहाँ, सरफेस पर है, और सरफेस पर भी जिनकी एनर्जी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो यहाँ रह नहीं पाते, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सरफेस के वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है वो किस में कहाँ पहुँच जाएंगे, वेपर फेस में पहुँच जाएंगे। इसका अपना क्या है, इन वेपर्स की वजह से वेपर प्रेशर भी होगा। अब प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए आपने इसमें कुछ ऐसी चीज़ मिला दी, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसकी वेपर नहीं बनती, तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो उसका सीधा सा रीज़न ये है, जब आप इसमें कुछ चीज़ मिलाएंगे, मान लीजिए हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिए, तो अब क्या है, जब इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे वो, सॉल्यूशन बनने का मतलब क्या है, सारे में समान रूप से बिखर जाएंगे वो, तो कुछ मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस पर भी रहेंगे, भले ही वो वोलेटाइल ना हो, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हैं उसके सरफेस पर भी रहेंगे। और ये आपको मालूम है कि वेपर में वही मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं जो सरफेस पर रहते हैं। अब क्या है, सरफेस पर मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो गई यहाँ की तुलना में, जब आपने सोल्यूट मिला दिया तो रेशियो कम हो गया उन मॉलिक्यूल्स का जो वेपर में चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ जगह सोल्यूट के पार्टिकल्स ने घेर लिया। तो जब भाई वेपर प्रेशर तभी तो ज़्यादा होगा जब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे या उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। अब क्या है, यहाँ सोलवेंट के मॉलिक्यूल जो वेपर वाले मॉलिक्यूल्स थे वो कम हो गए, तो यहाँ भी वेपर कम बनेंगी, और जब कम बनेंगी तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होने की वजह से हम कहेंगे कि ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने पर उसका वेपर प्रेशर इसलिए कम हो जाता है क्योंकि उसकी सरफेस पर जो वेपर में कन्वर्ट होने वाली मॉलिक्यूल्स थे उसमें से कुछ जगह सोल्यूट के पार्टिकल्स ले लेते हैं, और उनका क्या है, रेशियो कम हो जाता है, इस वजह से उनका वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। और हम कहते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है। इसको हम लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं, जिसको हम आगे क्या है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के नाम से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी समझने की बात। नोट्स हमको किस तरीके से बनाना है, सिंपल है। इसमें इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू ए लिक्विड, सिंपल डायग्राम के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोई सिस्टम है क्लोज, इसमें प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है। जब प्योर सॉल्वेंट है तो सरफेस पर सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, सॉल्वेंट के, जो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर में। लेकिन जब हमने इसमें सोल्यूट मिला दिया तो इनकी संख्या कम हो गई यहाँ की तुलना में, और इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यही सब बात हमने क्या है इसमें बताई है आपको। ठीक है, इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट द एंटायर सरफेस ऑफ द लिक्विड इज occupied by the liquid molecules only, but in case of solution containing a non volatile solute a part of liquid surface is also occupied। मतलब यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स की जगह सोल्यूट के पार्टिकल्स ने ले ली, और ये सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या है, वेपर में बदलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, इस वजह से इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं हैंस द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो कम होगा किससे, प्योर सॉल्वेंट से, और इसको हम लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। लिखा हुआ ना ये, इवेपोरेशन ऑफ ए सोल्यूट इन ए सोल्यूट इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आज के क्या है हमारे, ये तीन चीज़ें होंगी। एक हेनरीज लॉ हो गया, दूसरा व्हाट इज वेपर प्रेशर क्या होता है इसके बारे में, किन चीज़ों पर ये निर्भर करता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, और तीसरा किसी सोलवेंट में, किसी लिक्विड में जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, इनको आप सही से मेंशन कर लेना नोट्स को, नोट्स आपको क्या है मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है। मतलब अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वो राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें भी दो कंडीशंस हैं। कब? जब उन सॉल्यूशंस में जिसमें वोलेटाइल लिक्विड हो, और वो सॉल्यूशन जिसमें क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।